Hello everyone. In the subject of engineering hydrology, today we will be discussing the unsteady radial flow and then we will move on to the fifth unit, that is the well construction. Okay, we will talk about the well construction development also there, and we will then talk about the rainwater harvesting techniques. So, let us now begin with the topic of unsteady radial flow. Just before that we will be discussing some numerical that we have discussed in the last class, जो कि हमने last topic पढ़ा था, that was the mutual interference of the well. Mutual interference of the well. So, let us see one numerical here. Two tube wells, each of 200 mm diameter, they penetrate fully in a confined aquifer and are spaced at 150 meter apart. So, there is one confined aquifer, this is the ground level, and there are two tube wells in a confined aquifer. Let's say this is the impermeable layer here and एक impermeable layer यहाँ पे है. So, इस केस में ये जो है आपका confined aquifer है जिसकी thickness let's say this capital I would say this is small b, okay, because इसको मैं consider करूँगा जो spacing है दोनों well के बीच की उसको मैं consider करूँगा capital B से, okay. So, this is the setup, जो ये पूरा setup है. Find the ratio of discharge from the one well to the discharge from both the wells under the same drawdown. तो डिस्चार्ज फ्रॉम वन वेल आपको कैसे मिलेगा? ये जो नॉर्मली आप फ्लोज देखते हैं रेडियल फ्लोज जो कि ड्यूपेट्स इक्वेशन या थीम इक्वेशन का आप इस्तेमाल करके करते हैं, उसी से आपको ये मिल जाएगा. एंड डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ द वेल्स अंडर द सेम ड्रॉडाउन. तो ये जो पोर्शन है दिस इज फाउंड आउट फ्रॉम द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द वेल जो हमने पढ़ा था इन द लास्ट क्लास. टेक द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एज 200 मीटर. तो यदि हम बात करें तो पहली बात तो ये कि वेल का डायमीटर कितना है 200 mm का. सो यू कैन से दैट द रेडियस ऑफ द वेल इज 100 mm, दैट इज 0.1 मीटर. जो दोनों वेल के बीच की स्पेसिंग है दैट इज कैपिटल बी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 150 मीटर. नेक्स्ट इज दिस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इज 200 मीटर. तो ये कन्फाइंड एक्यूफर है और साथ ही में आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दे रखा है. जब आपको ये दोनों चीज़ें दे रखी होती हैं सो यू कैन ईजिली अप्लाई द ड्यूपिट्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज. यदि हम बात करें पहले टर्म की, दैट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द वन वेल. ओके, देयर आर टू ट्यूब वेल्स साइड बाय साइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वेल फर्स्ट. ओके, एक वेल से यदि आप इंडिविजुअली बात करें तो कितना डिस्चार्ज निकल रहा होगा. तो ये कन्फाइंड एक्यूफर का केस है. ओके, एंड ऑल्सो you know that there is a radius of influence that is given to you. So, you are applying the Dupit's formula here and this discharge is given by the formula 2 pi kb into capital H minus small h, which is nothing but the drawdown जिसको हम S से represent कर देते हैं upon ln capital R by RW. तो radius of the well is known to you, this capital R is known to you, so you can easily find out the discharge if you want to find it. बहुत सारा डेटा इसमें नहीं भी दे रखा है जो कि हम कह सकते हैं कि जैसे ये K परमिबिलिटी नहीं दे रखा है. बट लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट. यहाँ पे दो ट्यूबवेल हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ बी अपार्ट. तो इसमें क्या लगेगा, इसमें म्यूचुअल इंटरफेरेंस की थ्योरी लगेगी. सो द म्यूचुअल इंटरफेरेंस थ्योरी विल बी एप्लीकेबल इन दिस वन. सो Q2 इज इक्वल टू Q3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई KB कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन ln कैपिटल R स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द वेल इनटू दिस B. तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है जो आपने देखा था व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द वेल. सो ये दो वेल से इक्वल डिस्चार्ज निकल रहा होगा दैट इज Q2 एंड Q3 लेट से. यदि हम बात करें कि दोनों वेल से टोटल कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, सो विल बी एडिंग बोथ द टर्म्स, दैट इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3. तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, लेट अस सी देयर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम वन वेल, जो कि आपने क्या निकाला था Q1. ओके, आई एम राइटिंग इट डाउन हेयर एंड the denominator will be consisting of discharge from both the wells under the same drawdown. और discharge from both the wells क्या था, that was Q2 plus Q3. so basically आपसे जो पूछा जा रहा है वो Q1 upon Q4 की वैल्यू पूछी जा रही है. so let us now see. so in this slide there is the value of this Q1 here और ये Q4 की वैल्यू है जो कि आप इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं. So when you solve this Q1 upon Q4, this Q1 is there and then Q4 को हमने क्या किया है, जो Q2 और Q3 आपने निकाला था, this Q2 was equal to Q3, इसको आपने 2 times मल्टीप्लाई किया यहाँ पे and this is Q4 here. When you solve it and you simplify it by putting the values, this common values here, because this K and this B are removing from this equation by
you simply cancelling it out. Then the value comes out to be 0.52. So the discharge from one well is almost half of the discharge from both the wells combined. So you can see that there is some difference due to the mutual interference of the well. Next topic of discussion is unsteady radial flows, that is a non-equilibrium formula. अब देखिए हमने अभी तक बात करी थी स्टेडी रेडियल फ्लो की. स्टेडी रेडियल फ्लोज या फिर मैं कहूँ स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो. तो स्टेडी या फिर अनस्टेडी फ्लो आप कैसे डिटरमिन करते हैं? ये हम डिटरमिन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो कोई भी फ्लो पैरामीटर, जैसे कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी फ्लो पैरामीटर जो कि वेलोसिटी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, दोज आर डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि वो चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इन दैट केस व्हाट विल बी देयर, इट इज कॉल्ड एज अ स्टेडी फ्लो. बट यदि वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज एन अनस्टेडी रेडियल फ्लो. So see here, first point here, the main drawback of the equilibrium equation given by Thiem and Dupuit was the problem to attain the equilibrium condition. Okay, ये हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम कहाँ आती थी इक्विलिब्रियम कंडीशन डिटरमिन करने में, बिकॉज द पंपिंग हैज़ टू बी कंटिन्यूड एट अ यूनिफॉर्म रेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि इफ देयर इज अ वेल, ऑलराइट, एंड इन दैट वेल देयर इज अ well and the pumping is to be continued from this end. तो जो rate of pumping आप यहाँ पे देख रहे हैं this Q, same amount or the same rate of yield should also come from this in this well also from the surrounding aquifer. जब ये दोनों रेट बराबर हो जाते हैं, यानी कि लेट से अगर 100 यूनिट्स पर मिनट यहाँ से पानी वेल की तरफ आ रहा है, उतना ही आप यदि विड्रॉ भी कर रहे हैं लेट से 100 यूनिट्स पर मिनट, तब उस समय हम कहेंगे कि जितना भी सिस्टम है ये पूरा, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करना और अटेन करना दोनों ही डिफिकल्ट है, बिकॉज समय के साथ साथ वो चेंज होता रहेगा. सो दैट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम फर्दर रिसर्च वॉज डन एंड थीस साहब ने 1935 में ही डेवलप्ड अ नॉन इक्विलिब्रियम फॉर्मूला बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टाइम फैक्टर टी. तो उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ ड्रॉ डाउन में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इन्होंने ये टाइम फैक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. इनकी जो थ्योरी थी ये एक एनालॉजी पे बेस्ड थी. उन्होंने ये माना कि जिस तरीके से हीट फ्लो होता है कंडक्शन के द्वारा, उसी तरीके से ग्राउंड वाटर फ्लो भी अकर करता है. तो ये इन्होंने एक एनालॉजी ली और इसके हिसाब से फिर इन्होंने पूरी थ्योरी अपनी ड्राइव की. अब थीस साहब की थ्योरी के बाद कुछ और मॉडिफिकेशन हुए और उसको सिंप्लीफाई किया जेकब साहब ने. इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इस थीस फॉर्मूले को और इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, दैट वाज दिस ड्रॉ डाउन इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई कैपिटल T. दिस इज द ट्रांसमिसिबिलिटी हेयर, ओके, विच यू विल सी हेयर. ln दैट इज अ लॉग बेस E 4 टाइम्स कैपिटल T इंटू स्मॉल t. अब जो ये स्मॉल t है ना, ये है आपका दिस टाइम, कितनी आपने पंपिंग शुरू करी तो कितनी देर बाद आपने इस ड्रॉ डाउन को देखा. सो आई विल टॉक अबाउट दिस टर्म with the help of a diagram. And then this small r square into a, जहाँ पे a आपका coefficient of storage है of the measured drawdown, okay, and this r is not the radius of the well here. See thing, this is very much important here. This r is the radial distance of the observation well from the main pumped well, and this minus 0.5772. तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो कुछ कंसेप्ट यदि आप इसका समझें तो ये कुछ इस तरीके का रहता है. This is the impermeable layer, this is the ground level. Now what will happen when you pump the water? Initially तो at time 0 पे तो water level तो static है, इसको हम बोल देते हैं static water table. Now what will happen जब कुछ समय बाद let's say time t is equal to 0 के बाद time t is equal to t1 पे आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉ डाउन हो गया होगा, और ड्रॉ डाउन जब होगा तो ये आपको कुछ कोन ऑफ डिप्रेशन देखने को मिलेगा. कुछ टाइम t2 पे क्या होगा, कुछ और पानी विड्रॉ हो चुका होगा और ये ड्रॉ डाउन थोड़ा सा बढ़ गया होगा और फिर आपको कोन ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. फिर टाइम t इज इक्वल टू t3 पे, लेट से टाइम t इज इक्वल टू t3 पे कुछ और आपको यहाँ पे ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा, एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. तो इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा जहाँ पे ड्रॉ डाउन की वैल्यू पहले S1 है, फिर S2 हो गई है, एंड देन इट इज इंक्रीज टू S3. तो ड्रॉडाउन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और ड्रॉडाउन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये यहाँ पे टाइम फैक्टर जो कि यहाँ पे स्मॉल t से हम डिनोट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है. सो दिस फॉर्मूला हैज़ बीन ड्राइव्ड और
एस की वैल्यू आप बार बार चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कितना टाइम पास हो गया है व्हेन यू आर पंपिंग द वेल फ्रॉम द pumping the water from the main well. So these are the few terms here, and this is the entire formula. So now what you do, if in an observation well at a distance of r, drawdowns are respectively S1 and S2 after times T1 and T2 after the pumping was started from the main well. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, अगर ये मेन वेल है जहाँ से आप पंपिंग कर रहे हैं, ओके, और दिस इज द स्टैटिक वाटर टेबल, this is the ground level. Now what will happen if the discharge is there, if the drawdown is there after some time, let's say T1, तो ये T1 टाइम पे है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन वेल है, let's say this one here and this one, तो अगर मैं मानता हूँ ये पहला ऑब्जर्वेशन वेल है, these are the observation wells, और जो ये वाला वेल है ना, this is the pumping well, जहाँ से आप मेन पंपिंग कर रहे हैं, मेन वेल है. Now in this two wells, observation wells में क्या होगा कि देयर विल बी सम ड्रॉडाउन दैट विल बी ऑब्जर्व्ड, तो ये S1 हो गया और ये यहाँ पे हो गया, ओके. सो यू कैन ऑल्सो डिटरमिन फॉर द अदर वेल्स ऑल्सो. नाउ अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक वेल को हम यहाँ पे लेते हैं और इसमें एक टाइम T1 पे चेक करें, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट n नंबर ऑफ वेल्स हियर एंड यू कैन ऑब्जर्व द ड्रॉडाउन. यदि आप एक वेल को लेके चलते हैं तो टाइम T1 पे S1 ड्रॉडाउन हो रहा है, टाइम T2 पे क्या होगा, टाइम T2 पे कुछ S2 ड्रॉडाउन होगा, इस पर भी ऑब्जर्व किया जाएगा इन द ऑब्जर्वेशन वेल ऑल्सो. तो in this observation well, you can say that drawdown are respectively S1 at time T1 and S2 at time T2. So you can say that for T1 time you can get the drawdown value as S1, for T2 time you can get the drawdown value as S2. So this is one equation and this is the second equation. When you subtract these two equations, you can get this S2 minus S1, that is equal to Q upon 4 pi T into ln 4T this T2 R square A minus ln 4T T1 R square A. तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो फॉर्मूला है जिसमें आपका पास एक मेन पम्प्ड वेल था और एक ऑब्जर्वेशन वेल था, यू कैन कंस्ट्रक्ट n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल्स टू डिटरमिन इट, बट एक ऑब्जर्वेशन वेल से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा. सो टाइम T1 और T2 पे इसी ऑब्जर्वेशन वेल में आपने ड्रॉडाउन यहाँ पे मेजर किया, पहली बार कुछ ड्रॉडाउन हुआ, दूसरी बार कुछ अलग ड्रॉडाउन आपको देखने को मिला. दिस इज द S1 एट टाइम T1 पे और दिस इज S2 एट टाइम T2 पे. तो यहाँ पे जो S2 माइनस S1 है, दैट इज द डिफरेंस हेयर, ये जो पोर्शन है कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में आया, दिस इज S2 माइनस S1. सो दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई T एंड ln T2 बाय T1. तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे जो ये ड्रॉडाउन का डिफरेंस है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये T2 और T1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और एक चीज़ और क्या है यहाँ पे, दिस डिस्चार्ज एंड ऑल्सो दिस ट्रांसमिसिबिलिटी. तो ये तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे इसको अफेक्ट करती हैं. दिस ड्रॉडाउन इज अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स. Let us see one numerical here that a well is located in a 30 meter thick confined aquifer which is having a permeability of 35 meter per day and the storage coefficient of 0.004. If the well is pumped at a rate of 1500 liters per minute, तो जो मेन वेल है वहाँ से पंपिंग जो देखी गई है वो 1500 लीटर पर मिनट के हिसाब से देखी जा रही है. Calculate the drawdown at a distance of 40 meter from the well after 20 hours of pumping. तो there is one main well. अब इस मेन वेल के पास में 40 मीटर्स की दूरी पे देयर इज़ वन ऑब्जर्वेशन वेल. ओके, पंपिंग कहाँ पे की जा रही है, इन दिस वेल एट अ रेट ऑफ 1500 लीटर्स पर मिनट. ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन वेल में क्या होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा, दैट इज एस. तो ये क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे कि 20 घंटे की पंपिंग के बाद क्या देखने को मिल रहा है आपको. सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. सो सी हेयर अनस्टेडी फ्लो टुवर्ड्स अ वेल इन कन्फाइंड एक्यूफर, ये इसका केस है. क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आ रहा है ड्रॉडाउन में. सो इन दिस केस द कन्फाइंड एक्यूफर इज हैविंग अ थिकनेस ऑफ 30 मीटर्स एंड द ऑब्जर्वेशन वेल एट स्मॉल आर इज इक्वल टू 40 मीटर जो हमने अभी अनस्टेडी फ्लो में देखा था. दिस टी इज इक्वल टू 20 आवर्स जिसको हम 72,000 सेकेंड्स लिख सकते हैं. क्यू इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द मेन पम्प्ड वेल जो कि 1500 लीटर पर मिनट है, 1500 लीटर्स पर मिनट, दैट इज इक्वल टू 0.025 मीटर क्यूब पर सेकेंड. एंड दिस एस इज इक्वल टू दैट इज द स्टोरेज कोफिशिएंट दैट इज 0.004.
यदि हम बात करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी की, तो दिस ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू बी, जो कि आपने पहले भी देखा था। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कि पानी के पास करने की एबिलिटी। ओके, सेम चीज़ तो ये परमेबिलिटी भी दिखाता है, बट यदि हम एक्यूफर थिकनेस को अगर कंसिडर करने लगे तब वो टर्म जो है ट्रांसमिसिबिलिटी बन जाता है। सो द ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस परमेबिलिटी, दैट इज इन मीटर पर डे, 35 मीटर पर डे, इनटू द एक्यूफर थिकनेस जो कि 30 मीटर्स है। सो दिस कम्स आउट टू बी, when you simplify it, it comes out to be 0.01215 meter square per second. So when we talk about the drawdown value, okay, that is the S value here. So this comes out to be Q upon 4 pi t. This formula when you are applying it, तो यहाँ पे जो transmissibility की value है, जो time की value है, when you put it here, and this R की value है, when you put these values, this drawdown comes out to be 0.94 meters. तो इस केस में आप ये समझिए कि 20 घंटे की पंपिंग के बाद जो यहाँ पे ड्रॉडाउन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट 0.94 मीटर्स. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अभी तक हमने 4 यूनिट यहाँ पे कवर कर ली हैं. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द 5th यूनिट टॉपिक्स हेयर, जहाँ पे हम वेल हाइड्रोलिक्स के बारे में थोड़ा और देखेंगे, जो हमने पहले भी 4th यूनिट में थोड़ा बहुत पढ़ा था. एंड नाउ वी विल बी ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग समथिंग अबाउट द ग्राउंड वाटर मॉडलिंग टेक्निक्स. ये ओवरऑल है, बट इसमें भी कुछ और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, देखेंगे. इसमें जो टॉपिक्स हैं, पहला जो टॉपिक हम इसमें बात करेंगे दैट इज़ द वाटर वेल्स, जिसमें हम वेल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इट्स कंप्लीशन एंड डेवलपमेंट देखेंगे. ये टर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि वेल कंप्लीशन अलग है, वेल डेवलपमेंट एक अलग मतलब है उसका. पंपिंग इक्विपमेंट फॉर द वाटर वेल्स, दैट वील ऑल्सो सी इन अ शॉर्ट वाइल. देन मेंटेनेंस ऑफ द वेल, एंड देन वील मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज़ द ग्राउंड वाटर क्वालिटी, इट्स कंटामिनेशन एंड इट्स मेजर्स टू रिड्यूस दैट कंटामिनेशन. तो ये कुछ मेथड्स होंगे दैट विल बी seeing or discussing in this topic. Then the other topic is groundwater modeling technique and exploration, and then we will be discussing about the artificial recharge of groundwater. After that we will move on to the rooftop rainwater harvesting and the recharge. So let us now begin with the well construction. So we should talk about the well construction. तो जो method है well construction के, it depends upon the geological conditions कि strata by strata कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन सी सॉयल या फिर कौन सा रॉक एनकाउंटर आप कर रहे हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल कंडीशन. पर्पस ऑफ द वेल्स, इज इट फॉर द पर्सनल पर्पस, ओके, कि आपको इंडिविजुअली, जैसे आप यदि विलेजेस की बात करें या फिर आज से 50 साल पहले की बात करें तो हर घर में हैंड पंप होता था. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ द वेल्स, या फिर कम्युनिटी होता था. और दूसरा क्या हो सकता है पर्पस, द अदर पर्पस इज अबाउट द इरीगेशन पर्पस, ओके, जिसके लिए आप ट्यूबवेल डग करते हैं. थर्ड इज द डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द वेल, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द, जो आपका पर्पस होगा उसी के हिसाब से आप डायमीटर और डेप्थ डिटरमिन करेंगे. फोर्थ पॉइंट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द वेल, सो कितना डिस्चार्ज आप ऑब्टेन कर सकते हैं. फिफ्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द वर्क, एंड द सिक्स इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं. सो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आप समझ सकते हैं कि मैनुअल वर्क अगर होगा तो देयर विल बी सम लेसर कॉस्ट एसोसिएटेड एज कम्पेयर टू द मशीन वर्क. बट ये भी आप देखिएगा कि समय के टर्म में यदि आप बात करें तो मशीन से जल्दी काम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द मैनुअल टर्म देयर. वेल में अभी हम बात करते हैं एक थोड़ा छोटा सा क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम 2 प्रकार के वेल की बात करेंगे. एक है शैलो वेल एंड द अदर इज अ डीप वेल. शैलो वेल और डीप वेल, पहले तो एक चीज़ ये समझिएगा कि इसका नॉमेनक्लेचर जो है ना, ये दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डेप्थ. ये कितने डेप्थ में जा रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट जो इसका डिफरेंस है शैलो वेल और डीप वेल का, इट डिपेंड्स कि ये जो इम्परमेबल लेयर या मोटा लेयर जिसको हम कहते हैं, ये लेयर इनकाउंटर कर रहा है वेल की नहीं. यदि हम शैलो वेल की बात करें तो दिस शैलो वेल इज़ ओनली पेनिट्रेटिंग द दिस एक्यूफर एंड इट इज़ गोइंग बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल. बट ये जो है शैलो वेल इज़ नॉट इनकाउंटरिंग दिस मोटा लेयर. बट यदि आप ये डीप वेल देखिए, इस डीप वेल में this bottom portion is touching this motor layer. So what will happen if we talk about the difference between 1 and 2, so what will happen, this has a chance of subsidence. This is a chance of subsidence, but the deep well will not have a chance of subsidence. So this is more stable. So deep well are more stable wells. Also when you talk about this thing, so when the water is being withdrawn from this well via pumping and all, so what will happen, this pervious cavity will get formed here,
एंड दिस सैंड लेयर विल गेट फ्री फ्रॉम व्हेन यू पंप आउट द वाटर। तो यहाँ से कुछ लेयर में क्या होगा, एक कैविटी बन जाएगी और यहाँ पे जो सॉयल पार्टिकल्स थे ये पानी के साथ साथ बाहर आ जाएंगे इनिशियल पंपिंग के दौरान। तो यहाँ पे जो है दिस पोर्शन विल बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सैंड ग्रेन्स, सो दैट विल बी द पोर्शन। और जितना भी वाटर होगा देन विल स्टार्ट कंसंट्रेटिंग इन दिस कैविटी हेयर। तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा विच कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम दिस डीप वेल। शैलो वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग, बोरिंग, ड्राइविंग एंड जेटिंग। ये 4 मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप बेसिकली शैलो वेल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट अस नाउ सी देम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो डिगिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड विच हैज़ बीन यूज्ड हियर। तो this pumping, this hand pump is being installed here. Why? So that the water can be pumped out, and by this pumping method you can see here one pipe is there, or I would say this pipe will be helping in the withdrawal of the water. But the thing is this pump will cause a suction action, जिसके कारण क्या होगा, this water will be coming out from this well. So this well is constructed by digging it into this portion and then the groundwater table is tapped into. So this is the method of digging. Next we talk about the boring. Boring में क्या होता है, आप अलग अलग boring equipments यूज़ करते हैं जो कि hand augers हो सकते हैं या फिर spiral augers हो सकते हैं, and by the help of boring you can determine the you can construct the well basically. थर्ड मेथड की यदि हम बात करें ड्राइविंग। अब ड्राइविंग में क्या होता है, दिस इज़ फॉर यूजुअली फॉर अ वेरी मच डीपर लेंथ ऑफ वेल। सो जब डीप वेल की हम बात कर रहे हैं, सो इट विल बी कंसिस्टिंग, अब ऐसा तो है नहीं कि पाइप की लेंथ है तो वो 100 मीटर तक जा रही है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इज यूजुअली 10 मीटर्स एंड ऑल, सो इट इज़ लेसर लेंथ। तो एक लेंथ तक, लेट्स से अगर आपने यहाँ पे इनिशियली वेल स्क्रीन वाला, यहाँ पे वाटर टेबल मिल गया आपको, यहाँ पे इतनी लेंथ तक आपने वेल स्क्रीन के साथ आपने एक पाइप डाल दी, देन उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर आप एक और पाइप डालेंगे, ऑलराइट, देन अनदर पाइप इज टू बी पुट इन देयर, देन अनदर पाइप, सो इस तरीके से यू आर पुटिंग इन द डिफरेंट पाइप्स, ओके। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, ड्राइविंग में जो इम्पैक्ट होता है दैट इज मेड बाय अ हैमर, सो यू आर पुटिंग इन द हैमर एंड देन इट gets constructed, this well gets constructed by the action of the hammer. So a series of connected pipes are used in this method of driving. So जो भी ground level होता है उसके पास यहाँ पे इस तरीके से आप construct कर सकते हैं। Now let us talk about jetting method. Jetting method में क्या होता है, water is being used. Now the water is pumped inside this well, okay, from this portion here, and jetting action के कारण, because the water is in force here, okay, the water is in force or pressure, so इस pressure action के कारण this well will get constructed. जब आप तेज velocity के पानी से इसको यहाँ पे force in करते हैं, then the water will be cutting through the soil. Now the thing is there is also one chopping bit which is attached here, so it will also be cutting if some consolidated formation or rock type particle is there. Basically ये clays और unconsolidated formations के लिए इस्तेमाल होता है, okay. Next is what happens, the water is moved out via the sides, okay, this sides पे pipe casing is there, और इस casing के अंतर्गत, इस casing के अंदर से ये पानी बाउंड्री से बाहर आ जाता है, and then this water is being collected here, जहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल कर जाते हैं और यहाँ पे क्लीन वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। सो बाय दिस मेथड यू कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट द वेल। डीप वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय ड्रिलिंग, जिसमें एक होता है परकशन ड्रिलिंग, एक होता है रोटरी ड्रिलिंग, एंड देन इज रोटरी परकशन ड्रिलिंग। रोटरी ड्रिलिंग में यदि हम बात करें तो इसमें जो है एक और ये टर्म आता है, थर्ड वन, दैट इज़ द रोटरी परकशन ड्रिलिंग। फर्स्ट इज़ द परकशन ड्रिलिंग। परकशन ड्रिलिंग की यदि हम बात करें तो केबल टूल ड्रिलिंग है। परकशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टक्कर मारना, ओके। तो टक्कर मतलब किस तरीके से, इट इज़ फोर्सिंग अगेंस्ट द रॉक्स विच आर प्रेजेंट देयर। तो ये जो है कंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस के लिए इस्तेमाल होगा, जो कि हो सकती हैं, जो कि रॉक हो सकता है, ओके, विच कैन ऑल्सो बी हार्ड क्ले, इवन सॉफ्ट क्ले के लिए ये यूज़ होता है। तो दिस परकशन ड्रिलिंग इज यूज्ड फॉर दीज मेथड्स। यदि आप इस डायग्राम में देखें तो परकशन ड्रिलिंग में
देयर इज़ वन केसिंग पाइप, तो ये केसिंग पाइप पहले हम इंस्टॉल करते हैं, फिर व्हाट यू डू विद द हेल्प ऑफ अ पुली यू विल बी मूविंग दिस बेलर, ओके, आई वुड से दिस पोर्शन हेयर, दिस ड्रिलिंग बिट हेयर, ओके, ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है ये ड्रिल बिट होता है, यही ड्रिलिंग का काम करता है, ओके, और ये ड्रिल स्टेम होता है जो इसको वेट प्रोवाइड करता है, ओके, क्योंकि जब ये जाएगा तो ये वेट के थ्रू, जो हम फ्री फॉल हैमर की बात कर रहे होंगे, ये फ्री फॉल करेगा, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी फोर्सिंग इट्स वे थ्रू द सॉइल, देयर बाय हेल्पिंग इन द वेल कंस्ट्रक्शन. एंड ऑल्सो व्हाट विल हैपन इन दिस ड्रिल बिट अटैच्ड हेयर, एक you will be cutting through the soil and this will be moved down and then again moved up so that free fall आप करा सकें, okay. Then when you talk about one thing more, that यहाँ पे cutting तो हो जाएगी, now how will you remove the portions of the soil that are being in this ground surface. तो यहाँ पे एक होता है baler, this is a hollow pipe and what happens in this baler, it bails out. जैसे यदि हम मैं एक sentence English का use करूँ कि the baler is when if you are in a trouble your friend bails you out, so it will help you out. तो baler का काम क्या है, ये जो है जितने भी चिप्स हैं, रॉक के चिप्स हैं जो यहाँ पे कट के गिर गए हैं, that is helping it to remove out. कैसे होता है ये काम, ये जो है बेलर जब ऐसे नीचे जाएगा what will happen, जो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगे in this and this will enter into this. अब यहाँ पे जो पॉइंट है that is controlled by a valve, और ये valve इस तरीके से ओपन करता है कि when the particles are moving in, तो यहाँ पे तो ये अंदर चले जाएंगे but then this valve falls down. ये valve का ये initial position हो गया and then this valve falls down like this. So this baler is being closed there. जैसे baler close हो जाएगा then you can lift it up out of the ground level here and then you can empty it and then फिर again से आप इसको baler को insert करेंगे उसी casing pipe में and then again you can take out the this other material. So with this we come to an end for today and then we will discussing the further topics in the next class. Thank you.